नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शाम के 6 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है न्यूज का प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले यहाँ पर बात हम सियासत की करेंगे, क्योंकि सियासत में आप देखिए उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है। यहाँ पर आज से शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का शुरू हुआ है और इस शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी जहाँ एक और कोडीन कफ सिरप कांड की चर्चा यहाँ पर करना चाहती है, एसआईआर का मुद्दा उठाना चाहती है, बीएलओ की मौत का उठाना चाहती है, लेकिन जैसे शुरुआत हुई योगी आदित्यनाथ ने खूब घेरा है जमकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को। इससे साफ है शीतकालीन सत्र है, लेकिन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है। अखिलेश का के हथियार, योगी ने किया पलटवार। कोडीन कांड पर सियासी क्लैश, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश। एक तस्वीर सामने आई, यूपी का सियासी पारा हाई। कोडीन कांड का एसपी कनेक्शन, अखिलेश की बढ़ी टेंशन। उत्तर प्रदेश में कोडीन को लेकर जारी सियासी घमासान और अखिलेश यादव की तरफ से किए जा रहे जुबानी प्रहार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम योगी पत्रकारों से मुखातिब थे। शीत सत्र से पहले योगी ने न सिर्फ कोडीन को लेकर अखिलेश को जवाब दिया, बल्कि कई मुद्दों पर चुन चुन कर हमले किए। कफ सिरप को लेकर अखिलेश पर पलटवार करते हुए योगी ने इस मामले में एसपी नेताओं का कनेक्शन माफिया से होने का दावा किया। कफ सिरप मामले में आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसी को लेकर योगी ने अखिलेश पर सवाल उठाए। योगी ने ये भी कह दिया कि सब जानते हैं कि माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, शायराना अंदाज में किस तरह से अखिलेश यादव पर हमला बोला, ये भी आपको सुनाते हैं। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। योगी की शायरी पर अखिलेश ने भी शायराना अंदाज में पलटवार किया। योगी के बयान के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। कफ सिरप गैंग को लेकर अखिलेश लगातार योगी पर हमलावर हैं। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों अखिलेश ने क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। 22 से 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है,
ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? बहरहाल कप सिरप गैंग को लेकर यूपी में जबरदस्त सियासत हो रही है। सदन की कार्यवाही से पहले योगी ने कई और मुद्दों पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। योगी ने ऐलान किया कि यूपी के शीत सत्र के दौरान वंदे मातरम पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। शीत सत्र को लेकर योगी ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इस सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 4 बैठकें होंगी। सदन की कार्यवाही से पहले योगी के तेवर से साफ है कि शीत सत्र में कैसी गहमा गहमी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, शीतकालीन सत्र की शुरुआत भर है और यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ गया है कि माफियाओं से करीबी किसकी है। अब योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा सपा पर, तो सपा ने भी पलटवार किया है। उनके प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने कहा कि 90% माफियाओं का साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहा है। उस पर केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बोले कि अगर माफियाओं से साथ छूट गया तो सपा खत्म हो जाएगी। आदित्यनाथ जी इस तरह के बयान देने से पहले ही भूल जाते हैं कि वो 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो तथ्यों के साथ नहीं बोलते, वो बेसिर पैर की बातें करते हैं और केवल विपक्ष को आरोपित करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले माफिया की परिभाषा तय करनी चाहिए, माफिया के मानक तय करने चाहिए, किसको माफिया माना जाएगा, और फिर एक माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। तब हम बताएंगे कि 90% माफिया उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो कप सिरप माफिया हो, चाहे जो भी फ्रॉड करने वाले हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं। कोडीन कप सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। अब एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों देश में बहुत है, वायु प्रदूषण। ये सिर्फ दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। एक इंटरेस्टिंग तस्वीर उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिली विधानसभा में, जहाँ पर सदन की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिद बेग, वो खराब AQI का मुद्दा उठा रहे थे और इसका विरोध करते हुए नजर आए और ऑक्सीजन सिलेंडर और AQI पोस्टर के साथ साइकिल से विधानसभा पहुंचे और इस मुद्दे को उठाते हुए वहां पर वो नजर आए। AQI जो है आप देख रहे हैं, इसकी वजह से
मैच हमारा कैंसिल हो गया। जो दिल्ली का प्रदूषण था वो उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आज अभी देख सकते हैं कि जो यहाँ का प्रदूषण लगभग 300 है, दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण यहाँ हो गया है। आज सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मैं चल नहीं पा रहा था, मरीज हूँ। उसके बाद जब मैं कफ सिरप पिया तो आज मैं चलने में भी हमको दिक्कत हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी वजह से हम लेके आए हुए हैं। देखिए, प्रदूषण ऐसा मसला है जिससे दिल्ली के अलावा कई और राज्य इन दिनों काफी जूझ रहे हैं और इसकी वजहों को लेकर बहुत चर्चा होती है कि आखिर प्रदूषण किस वजह से फैल रहा है। इसको लेकर एक अलग तरह का तर्क जो है समाजवादी पार्टी के सांसद उन्होंने दे दिया है। आर.के. चौधरी हैं जिन्होंने एक ऐसा ज्ञान दिया जिसकी चर्चा अब काफी हो रही है। उनका ये कहना है कि शमशान में शव जलाने और होलिका दहन से भी भारी प्रदूषण होता है। अब सोचिए, बयान ऐसा है तो जाहिर तौर पर इस पर निशाना तो उन पर साधा ही जाएगा। उस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इस बयान के बाद आई हैं वो भी आप देखिए। शमशान से प्रदूषण, सियासत में नया रण। लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। प्रदूषण पर ज्ञान या सनातन का अपमान। दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। शमशान पर क्या बोल गए अखिलेश के सांसद। हिंदू को दो गाली सो दैट यू गेट वोट बैंक की ताली। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये नेता समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इनका नाम है आर.के. चौधरी। प्रदूषण पर पूरे देश में बहस छिड़ी है तो सोचा अपना भी एक ज्ञान दे दें। प्रदूषण पर ज्ञान देते देते चौधरी साहब सनातन का भी अपमान कर बैठे। अपमान कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि शमशान में शव जलाने और होलिका दहन पर सवाल उठा दिया। एक तो प्रदूषण को लेकर पहले ही दिल्ली से लेकर यूपी और देश के कई राज्यों में सियासी घमासान मचा है। अब आर.के. चौधरी ने ये बयान देकर न सिर्फ एक बहस छेड़ी बल्कि बीजेपी को बैठे बिठाए घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। आर.के. चौधरी के बयान पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सुनाएंगे आपको कि बीजेपी आर.के. चौधरी के ज्ञान पर क्या कुछ कह रही है, लेकिन पहले आपको चौधरी साहब का पूरा बयान सुनाते हैं। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। ये बात मानी जा सकती है कि देश में लोग प्रदूषण को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन इसे शमशान और होलिका दहन से जोड़ने की क्या जरूरत थी, ये समझ से परे है। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे इसका ज्ञान तो खुद चौधरी साहब के पास ही होगा। आर.के. चौधरी के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पता नहीं वो हिंदू हैं या मुसलमान। चौधरी को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपना धर्म बदल लें। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। आर.के. चौधरी के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी में जाता है वो खुद प्रदूषित हो जाता है। तो वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं का अपमान करना आता है। दरअसल पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी
संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। After TMC leader has said Ramji was Muslim and insulted Hindu Astha, now it is the turn of another India Alliance partner, Samajwadi Party, and their leader says that pollution is caused because of bodies being burnt by Hindus and because of Holika Dahan. First they used to blame Diwali. So Hindus are responsible for pollution, not vehicular pollution, not dust, not construction, parali, nothing. Hindus have to be targeted. This shows the hatred Samajwadi Party has for Hindus, and it is a long-standing hatred. Ram Mandir is bekar, राम भक्तों पर गोली चलाओ। जो समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण पर लगातार बहस हो रही है। इस समस्या के समाधान पर भी बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, जी राम जी बिल में राम के नाम को लेकर पहले ही जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने संसद में राम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी उन पर जमकर हमलावर हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि राम के नाम पर यह तकरार कहां तक जाएगी। राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। राम का नाम, कब तक संग्राम? राम पर तकरार, सियासत जोरदार। राम का नाम लगा लेने मात्र से राम के नाम पर क्या बोल गए संजय सिंह? राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से राम को लेकर दिए गए इस बयान के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। बात कर रहे हैं। जी राम जी बिल में राम के नाम को लेकर संजय सिंह सदन में बोल रहे थे। बोलते बोलते इतना बोल गए कि हराम में भी राम का नाम है। राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो है जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। संजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने हिंदू विरोध की सारी सीमाएं पार कर दी। पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के चरित्र और मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बोलते हैं कि हराम में, ये बोलते हुए भी रूह कांप जाती है, हराम में प्रभु श्री राम का नाम है। मतलब राम जी को किससे जोड़ रहे हैं संजय सिंह? ये आम आदमी पार्टी का किस प्रकार की मानसिकता है? तुष्टीकरण में नीचे गिरते गिरते ये इंडिया अलायंस के नेता, इंडिया अलायंस की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां किस प्रकार से प्रभु श्री राम और हिंदू आस्था पर चोट करती है। और अब उनके नेता ने तो किस प्रकार से प्रभु श्री राम को एक गाली से जोड़ा है। ये आम आदमी पार्टी का असली चरित्र है। जी राम जी बिल में राम के नाम को लेकर ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने पहली बार सवाल खड़े किए हों। नाम बदलने के साथ साथ राम के नाम को लेकर भी सियासी घमासान मचा था। 2 दिन पहले ही नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने चुटीले अंदाज में विपक्ष पर करारा हमला बोला था, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? तो हमारी तो
राम सर्वोपरि है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर व्यापार करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं और राम के नाम पर क्या कहे थे चुनाव में 24 में, हम राम को लाए हैं तो राम हमें लाएंगे। ये था चुनाव में 24 में, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो राम सर्वोपरि है, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम तो विश्व के कल्याण के लिए बहुत दिन पहले आए हैं। जो सदस्य में आ गए, जो सदस्य विरोध में। बहरहाल जी राम जी बिल तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन बिल में राम के नाम को लेकर सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने वाला ये जो जी राम जी बिल है, ये दोनों सदनों से तो पास हो गया, लेकिन विपक्ष का ऐतराज इसको लेकर अब भी कम नहीं हुआ। विपक्ष इसको सरकार का गरीब विरोधी रुख का नतीजा बता रहा है और साथ ही महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर ऐतराज जता रहा है। उधर बीजेपी का इस पर कहना है कि बाद में महात्मा गांधी का नाम इस कानून से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई। शिवराज सिंह चौहान के लिए ये मुश्किल दिन रहा। सुबह लोकसभा में विपक्ष ने उन पर बिल फाड़ कर फेंका, तो रात राज्यसभा में उनके भाषण के दौरान नारे लगाए और आखिरकार बॉयकॉट कर निकल गए। हालांकि ये बिल संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को पास हो गया। मनरेगा की जो नया बीबीजी रामजी बिल लाया गया है, उसको लेकर विपक्ष खासा हमलावर है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह गरीब विरोधी बिल है। उन्होंने अपनी मां और भारत माता की कसम खाकर अपने बयान को जज्बाती भी बनाया। ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। राज्यसभा में इस बिल को लेकर देर रात तक चली चर्चा। रात 12 बजे के बाद बिल पास हो सका। शिवराज सिंह चौहान याद दिलाते रहे कि उनकी पार्टी गरीब विरोधी नहीं है। गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए लगातार योजनाएं आती रही हैं। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई। बिल से गांधी जी का नाम हटाने को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार सुबह ही इसे शर्म की बात करार दिया। फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी का नाम हटाए जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का बिल पेश हुआ। क्या हम अब राष्ट्रपिता को भी भूल रहे हैं? इसलिए हमने अपनी कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। उधर राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने जज्बाती अंदाज में कहा कि वो गांधी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन याद दिलाने से नहीं चूके कि कांग्रेस ने नरेगा में बाद में चुनावी फायदे के लिए गांधी जी का नाम जोड़ा था। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और तो देखिए, एक ऐसा बिल है जिस पर सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। विपक्ष अब संसद के बाहर भी इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। तो सियासत भी जारी है और हमारा ये शो भी जारी है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए। चलो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं बरेली हिंसा मामले की। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर की है। दरअसल एक याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था और उस मामले में आरोपी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही ये भी यहां पर कहा कि जो सर तन से जुदा का नारा है, इसको लगाना भारत की संप्रभुता को सीधी तौर पर चुनौती है। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा की तस्वीरें आपको याद होंगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए कुछ और बातों पर ध्यान दीजिए। भीड़ द्वारा सिर तन से जुदा का नारा लगाना कानून के खिलाफ है। सिर तन से जुदा का नारा भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती है। ऐसे नारे लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाते हैं। ऐसे नारे इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ हैं। ये सारी टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है। कोर्ट ने बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में आरोपी रिहान की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। आरोप है कि बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा और दूसरे लोगों ने भीड़ इकट्ठा की। भीड़ में भड़काऊ नारे लगाए गए और पुलिस पर पथराव भी किया गया। कोर्ट ने कहा कि आई लव मोहम्मद जुलूस में सिर तन से जुदा का नारा सिर्फ दंगा भड़काने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार को चुनौती भी है। कोर्ट का कहना है कि भीड़ जब सिर तन से जुदा का नारा लगाती है, तब ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे नारे लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाते हैं और ऐसे नारेबाजी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत दंडनीय है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह की नारेबाजी इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन भी है। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि अदालत के ऐसे फैसलों और योगी सरकार की सख्ती के बाद सूबे में दंगाइयों का हौसला घटा है। देखिए, हिंसा को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो हिंसा करने वाले हैं उनकी पीढ़ियां याद करेंगी और माननीय न्यायालय ने जो कहा है वो उसके बाद मुझे लगता है कि अब कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगा करने की सोचेगा नहीं और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। रेहान के खिलाफ बरेली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें दंगा भड़काने और सिर तन से जुदा का नारा लगाने का भी आरोप है। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रेहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र में वैसे तो कई सारे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए, जमकर तकरार होती हुई नजर आई, लेकिन इस बीच आखिरी दिन इस सत्र के एक रिश्तों की गर्माहट वाली तस्वीर भी देखने को मिली, जहां पर तमाम सांसद चाय की चुस्की लेते हुए और हंसते मुस्कुराते बात करते हुए नजर आए। भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सपनों का गाँव। हंगामा, शोर और आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति के बीच ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती हैं। शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से चाय पर चर्चा की। अब जरा तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। चाय की चुस्कियों के बीच हंसी ठहाके के ऐसे सर्वदलीय दृश्य आपने कब देखे थे? एक सोफे पर स्पीकर ओम बिरला, उनके ठीक बगल में प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बगल में प्रियंका गांधी। पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह हंसते मुस्कुराते बात करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में कौन कौन है, आइए एक बार सबके पास चलें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, ललन सिंह, चिराग पासवान, जेडीयू के आलोक कुमार सुमन, डीएमके के ए राजा, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन, समाजवादी पार्टी के राजीव राय और धर्मेंद्र यादव, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, कांग्रेस के मणिकम टैगोर, कुमारी सैलजा। आमतौर पर ये परिपाटी रही है कि जब भी संसद का सत्र खत्म होता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने चैम्बर में
प्रधानमंत्री और सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर उनके साथ चाय पीते हैं। हालांकि पिछले सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य इस चाय बैठक में शामिल नहीं हुआ था। इस बार ये बैठक हुई। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश में है, लिहाजा वो तो शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और कुछ अन्य सदस्य जरूर शामिल हुए। खास बात यह है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की नुमाइंदगी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। संसद में इस बार जितनी गर्मी दिखी थी, उसके बाद चाय की ऐसी गर्मी का दिखना अच्छा है। तो देख, चाय पर इस चर्चा की इनसाइड स्टोरी भी आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह का तालमेल जो है वो सांसदों में देखने को मिला। फिलहाल आपको लेकर चलते हमारे खास कार्यक्रम इंडियन ऑफ द ईयर। Founder and Chief Scientist at Zoho. Alak Pandey, Founder and CEO, PhysicsWala. Lalit Keshre, Co-Founder and CEO, Grow. Dr. Pratyush Kumar and Dr. Vivek Raghavan, Co-Founders, Sarvam AI. To give away this award, we'd like to invite on stage Rajiv Memani, Chairman and CEO at EY India and member of the Indian of the Year jury, and Mr. Rohit Khanna, Head Corporate Communications, and Jatin Khanna, Head Corporate Development, Raymond Group. As Raymond celebrates its centennial year, it has been a custodian of craft style and a pioneer in India's journey from fiber to fabric and fashion. Congratulations on the award and congratulations on the incredible love for Sayyara. First big film, first big wave. Life must feel very different now. You know, I actually thought I would say a few things. Is that okay if I... Yeah, sure, go ahead. It's your moment. You know, actually looking at this reminds me of the first medal I ever won when I was, you know, a child. It was for a 100-meter race. It was a silver medal. And I remember my dadi and my mama had come to watch it. And I was very frustrated because it wasn't gold. And I went up to my dadi and I said, why didn't I win that gold? I deserve the gold. And I remember some time passed and she came back to me, my grandmother, and she told me that it's not about winning medals, it's about finding what you love and putting all your heart into it. And she said that if on that journey you do win a medal, then you go up on a stage, you put on a smile, and you make sure you don't give the audience a sob story. And now, some time has passed, and I'm standing here in front of all of you all, with this in my hand, with only one single silver medal to my name. And I know I owe this to Mohit Suri, Aneet Padda, my wonderful co-actress, the whole team of Sayyara, Sumanna, Sankalp, all of you all were wonderful, but I know I owe this to my grandmother. She's not here anymore. She's somewhere up there in the Milky Way, beyond the galaxy. But I know she's dancing because I found my calling, and this might look like silver to you guys, but I won my gold. So thank you. Should be so proud of you, Ahan. That was Thank such you. a sweet story. मेरा आपसे सबसे पहला सवाल Ahan ये है कि what was that first big moment for you when you felt that okay, this is really happening? You know, honestly, it took me a very long time to have that moment. समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मेरे साथ हो रहा है. And I think the first time was when a dear friend of mine, whose father is actually paralyzed from the legs, actually went all the way to the cinemas to watch the movie. And I think when I heard that, it instilled something inside me, you know. It made me feel like I have a purpose as an artist, and there's so much more I can do and I can make people feel. So I would say that was that moment. And Sayyara just took over the internet. Social media पर everybody was making reels. आपने जब audience का reaction देखा after the release of Sayyara, how did you feel in that moment as an actor and also as a human being, you know, on a personal, deeper level? What were your emotions like? Okay, actually, I'll tell you a story on set. You know, Aneet and I
was sitting and shoot खत्म हो रही थी, या 2 या 3 दिन बचे थे, हम बीच पे थे गोवा में, और I remember telling her कि you know where no one knows my face, nobody knows your face, even though she had done phenomenal work before, you know, we weren't recognizable faces, and I remember I told her that whatever happens, all that matters is that one person leaves the cinema hall feeling something. Then we've done. तो आप देख रहे थे आहान पांडे को सैयारा फिल्म के लिए डेब्यूटेंट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर मिला है। ये अवार्ड शो हमारा जारी है, इस पर वापस हम आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल बात हम करते हैं यहाँ पर चाय पर चर्चा की। जैसे कि हम इससे पहले आपको बता रहे थे कि शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन था, वहाँ पर तमाम सांसद चाय पर बातचीत करते हुए नजर आए। दरअसल जीराम जी बिल पर सदन में टकराव के बाद ऐसी चाय पार्टी की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद इस बात की नहीं थी कि स्पीकर की चाय पार्टी में कांग्रेस सांसद आएंगे और इतनी गर्मजोशी से वो नजर आएंगे। दरअसल कांग्रेस सांसदों की माने तो इस बार सदन में पिछली बार के मुकाबले हालात काफी अलग थे। पिछली बार ये शिकायत थी कांग्रेस सांसदों की कि उनको बोलने नहीं दिया गया। इस बार कांग्रेस सूत्रों से जब स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया कि कांग्रेस के लोग इस पारंपरिक चाय पार्टी में शामिल होंगे और कांग्रेस ये मानती है कि ये जो सत्र था ये पिछले मॉनसून सत्र जैसा नहीं था जब विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया था कांग्रेस के हिसाब से। और यही वजह है कि इस बार जब लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग चाय पार्टी बुलाई गई तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और आपको ये भी बता दें कि पिछले सत्र में विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। एक जानकारी ये भी आई है कि लगभग 20 मिनट तक चली इस चाय पार्टी में कुछ विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से ये आग्रह भी किया कि नए संसद भवन में भी सांसदों के बैठने के लिए एक सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तो ये एक अलग तरह की तस्वीर थी जो यहाँ पर देखने को मिली इस गर्मा गर्म सत्र के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खबर के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा काफ़ी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान है जो आज चर्चा में है काफ़ी। मांझी एक वीडियो में जो कुछ कहते दिख रहे हैं उसके बाद उन पर चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। वैसे मांझी का कहना है कि आरोप गलत हैं और अब वो ब्रांड मांझी बन चुके हैं। 2700 वोट से हारे थे, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गए, हमरा से बात नहीं करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने ही एक वीडियो की वजह से घिर गए हैं। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि आखिर मांझी ने ऐसा क्या कह दिया है। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थे, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गए, हमरा से बात नहीं करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, गलती से हार गया। वीडियो गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं ताबिश हुसैन, आप देख रहे थे सवाल इंडिया का। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूज हेडक्वार्टर। नमस्कार।